हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अजय और आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। तो आज का टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉग, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के ऊपर। तो उसके बाद इस लेक्चर को करेंगे खत्म और इसके साथ हम लगाएंगे इसके ऊपर डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उस पर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और डीपीपी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप उस डीपीपी का फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमको जानना रहेगा एंगल होता क्या है। तो एंगल क्या होता है, एंगल का डेफिनेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द रिवॉल्विंग लाइंस विथ इट्स इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप ये एक लाइन समझ लीजिए, इस लाइन को अब हमने यहाँ पे एक तरफ से फिक्स कर दिया और जब इस लाइन को हम रिवॉल्व करने दें, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया यही होता है थीटा और इसी को हम लोग कहते हैं एंगल। तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करके लिख सकते हैं, एक लाइन है जो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं एंगल। एंगल तो एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। तो ये तो हो गया एंगल। अब चलते हैं एंगल का फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल मान लेते हैं, एक सर्कल है जिसके ऊपर प्रोफेसर चतुर अब चलेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेसर चतुर हैं कहाँ, प्रोफेसर चतुर ये रहे प्रोफेसर चतुर जो किसी की बुरी बात को सुनते नहीं हैं। तो चलिए अब इनको हम लोग इस सर्कल के ऊपर चलाते हैं। तो प्रोफेसर चतुर अब यहाँ पे हैं, तो इनको हम लोग सेंटर से अगर ज्वाइन करेंगे एक लाइन तो ये रेडियस बनता है और यहाँ पे भी प्रोफेसर चतुर खड़े हैं। अब प्रोफेसर चतुर ने क्या किया, ये इस पेरीमीटर के सर्कमफेरेंस की ओर ये ऐसे चलते चलते गए और यहाँ पे प्रोफेसर चतुर रुक गए। तो इसके बाद प्रोफेसर चतुर जब यहाँ पे रुके तो इसके साथ ये कुछ जब ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस होगा। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोफेसर चतुर ने कवर किया ये होता है थीटा और ये होता है आर्क लेंथ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो आर्क लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब ये आर्क बड़ा होगा, मतलब अगर प्रोफेसर चतुर यहाँ पे रुकते तो थीटा कुछ ऐसे बड़ा होता, अगर प्रोफेसर चतुर कुछ यहाँ पे जाके रुकते तो थीटा बड़ा होता। तो थीटा और आर्क लेंथ जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखिए अगर एक सर्कल हम लोग और एक छोटा सर्कल मान लेते हैं, ऐसे एक छोटा सर्कल है जहाँ पे ये प्रोफेसर चतुर यहाँ पे खड़े हैं, प्रोफेसर चतुर यहाँ से यहाँ तक अगर गए तो क्या होगा, जब आर्क लेंथ कम होता है, जब रेडियस कम होता है तब आर्क लेंथ भी कम होता है। अब जब रेडियस बड़ा होता है तो आर्क लेंथ भी बड़ा होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटा दिए, अब के जो के का वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ से हम लोग थीटा लिख सकते हैं आर्क लेंथ बाय आर। तो यहाँ से हमको मिल गया जो थीटा होता है, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आर्क लेंथ जो ये कवर किया गया और जो रेडियस उस सर्कल का है। अगर यहाँ पे हम थीटा निकालेंगे तो ये आर्क लेंथ बाय ये जो आर डैश जो भी यहाँ पे रहेगा उसका वो फॉर्मूला आएगा। लेकिन दोनों के केस में थीटा सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है वो सेम आएगा इन दोनों के लिए। तो आप ये क्या समझे, जब थीटा बड़ा होगा तब आर्क लेंथ बड़ा होगा, जब रेडियस बड़ा होगा तब भी आर्क लेंथ बड़ा होगा। तो ऐसे ये थीटा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब थीटा के कुछ यूनिट होते हैं, यानी कि एंगल के कुछ यूनिट्स होते हैं, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। जो एंगल का यूनिट होता है वो होता है रेडियन। और अदर यूनिट्स भी इसके कुछ होते हैं, इसके कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं या फिर मिनट या फिर सेकंड। ये दो यूनिट उतने काम के नहीं है, लेकिन यूनिट जो ये रेडियन और डिग्री है इनके बहुत ही काम है। जैसे कि हम देख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एक रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो यहाँ से आप 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तब आप पाई बाय 180 कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या कहा, जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तब 180 बाय पाई करेंगे,
जब डिग्री से आपको रेडियन में करना हो तब पाई बाय 180 आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और इससे पहले हम 2 यूनिट्स और जान लेते हैं, ये मिनट और सेकंड। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 इंटू 60 सेकेंड, तो टोटल इक्वल 3600 सेकेंड। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट इट्स सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। हमको इसमें एंगल निकालना है, वो भी डिग्री और रेडियन में। तो एक सर्कल है जिसमें आर्क लेंथ कुछ पाई सेंटीमीटर दिया गया है और रेडियस दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हमें पता है थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ है 5 cm और रेडियस है 6 cm। तो यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। हमको मिल गया रेडियन में, अब हमको चाहिए डिग्री में। मैंने आपको बताया था जब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। तो यहाँ पे जब आप डिग्री में लिखेंगे, थीटा इन डिग्री लिखेंगे, तो कैसे करेंगे, पाई बाय 6 इंटू मल्टीप्लाई सीधा करेंगे 180 बाय पाई। तो यहाँ से जो पाई पाई पहले कटेगा 6, ये तो कटेगा 3 से, यानी कि 30 डिग्री इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको करना रहेगा कन्वर्सन। तो हम लोग कुछ कन्वर्सन भी कर लेते हैं। सबसे पहला कन्वर्सन करते हैं, डिग्री से हम लोग करेंगे रेडियन में कन्वर्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 90 डिग्री का। मैंने कहा था जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तब आप करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, और जब आपको रेडियन से डिग्री में करना हो तब 180 बाय पाई करेंगे। तो इस पर जब करेंगे तो ये कटेगा 2 के साथ, तो आंसर आएगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 रेडियन आएगा। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है 45 डिग्री। तो 45 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, क्योंकि हम रेडियन में कन्वर्ट करने हैं। ये कटेगा 4 से, तो ये बनेगा पाई बाय 4 रेडियन। इसके बाद हम करेंगे 180 डिग्री। 120 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से पाई बाय 180 से। तो इससे क्या मिलेगा, 6 से कटता है, ये कटता है 60 इंटू 2, ये कटता है 60 इंटू 3। तो इससे आंसर मिलेगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। फिर आता है 270 डिग्री, जिसको हम लोग करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होता है, ये 90 इंटू 2, ये 90 इंटू 3, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन, ये होता है आंसर। तो जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें क्या गया है, आपको रेडियन से डिग्री करना होगा। तो रेडियन से डिग्री कैसे करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन पाई बाय 2 इंटू, अब जैसे कि आपने यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया था, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई किया था, वो कब मल्टीप्लाई किया था, जब आप डिग्री से रेडियन कर रहे थे। लेकिन जब रेडियन से डिग्री करेंगे तो इसको आप उल्टा के करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे, 180 बाय पाई। तो यहाँ से पाई पाई कटेगा और ये कट के 90 डिग्री बनेगा, जो कि हमने पहले भी निकाला है। 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 5 पाई बाय 6 इंटू, भाई सेम चीज़ 180 बाय पाई। तो यहाँ से पाई पाई तो पहले कटेगा, 6 इंटू ये 30, 5 3 जा 15, तो 150 डिग्री बनेगा। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, 4 पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई। पाई से पाई कटा, 3 से ये 60 कटा, 6 तो ये हुआ 240 डिग्री। 240 डिग्री ये एंगल निकल के आता है। तो बहुत ही आसान है कन्वर्ट करना, आप भी कर सकते हैं कन्वर्ट, और इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन होंगे डीपीपी के अंदर, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके बाद क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, एक क्लॉक होता है जिस पे कुछ टाइम गिवन होता है और आपको उसको सॉल्व करना रहता है। जैसे कि ये एक क्लॉक दिया गया है, एक क्लॉक बना लेते हैं हम लोग। ये एक क्लॉक है जिस पे बजा है, जिस पे कितना बजा है, जिस पे बजा है 3 बजा है। ये 3 है, ये 12 पे है, ये है अपना मिनट है और ये है अपना आवर है। तो इस पे क्या बजा है, 3 बजा है। हमें पता है एक सर्कल बनाता है 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई बनाता है। 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई होता है, तो 360 इक्वल्स टू 2 पाई बनेगा। तो 12 डिवीजन मिलके 2 पाई रेडियन बनाते हैं। अब 12 डिवीजन कैसे, आप क्लॉक को कभी भी देखे होंगे तो क्लॉक में ऐसे 12 डिवीजन होते हैं, 12 1 2 3 4 ऐसे 12 डिवीजन होते हैं। तो 12 डिवीजन मिला के कितना डिग्री बनाते हैं, 2 पाई रेडियन बनाते हैं। तो एक डिवीजन कितना रेडियन बनाएगा, 2 पाई बाय 12 रेडियन, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन बनाता है।
और जब आप 3 बजे देख रहे हैं तो कितने डिवीजन है इसमें, पहले तो 1 फिर ये 2, यानी कि 1 2 3 डिवीजन बनते हैं, यानी कि 3 डिवीजन मिला के कितने डिग्री बनाएंगे, π/6 × 3 रेडियन, यानी कि π/2 रेडियन, यानी कि 90 डिग्री। और आपको दिख भी रहा होगा कि ये कुछ 90 डिग्री बना हुआ है। तो ऐसे क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो एक क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम के ऊपर और एक क्वेश्चन आता है, व्हेन ए क्लॉक शोज 4:20 देन सो हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर एंड मेक। तो जब 4 बजा होगा उसका फिगर बना लेते हैं। जब 4 बजा होगा तो कुछ इस टाइप के, यहाँ पे पहले तो ये तो 3 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 4 है। तो जो आवर हैंड होता है, जब 4:20 है तो आवर हैंड यहाँ पे नहीं होके आवर हैंड किधर होगा, थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि 20 ऑलरेडी आगे हो चुका है। और जब 20 पे है तो उसका जो मिनट एंड है वो होगा 4 पे। तो अब ये एंगल निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये डिवीज़न पता नहीं है, इतना छोटे सा डिवीज़न हमें नहीं पता। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला का यूज लेंगे, वो होता है थीटा = 30 × आवर हैंड - 11/2 × मिनट हैंड, यानी कि आपके आवर हैंड कितना है और मिनट हैंड कितना है। अब यहाँ पे हम करेंगे तो 30 × 4, क्योंकि आवर हैंड 4 पे होना चाहिए, -11/2 × मिनट हैंड कितना होना चाहिए, 20 मिनट, यानी कि 4:20 यानी कि 4 यहाँ पुट करेंगे, 20 यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 120 - 110 यानी कि 10 डिग्री। और दिख भी रहा है कि ये एक छोटा सा एंगल है, यानी कि 10 डिग्री के लगभग सेम। अब इस फॉर्मूले का वैलिडिटी हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या बजा है, 3 बजा है, 300, यानी कि थीटा = 30 × 3 - 11/2 × 0। तो 30 × 3 = 90 - 0 = 90। तो ये जो फार्मूला ये वैलिड है। इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं जब आपके ऊपर क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम आए। तो फार्मूले को याद करिए, 30 × आवर - 11/2 × मिनट, ये फार्मूला आप याद रखिए, ये बहुत ही यूज आएगा। आप इस नोट्स को PDF के फॉर्म पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। हमने एंगल क्या होता है समझ लिया, अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जब हम देखते हैं उसके 3 साइड होते हैं। क्या क्या साइड होते हैं उसके, 3 साइड होते हैं। पहला साइड को हम बोलते हैं, ये वाले साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो खड़ा होता है। जो नीचे होता है उसको बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो दुनिया में ऐसे 6 रेशियो हैं, दुनिया में ऐसे 6 रेशियो हैं जो कि इन साइड को रिलेट करते हैं, यानी कि ये इसके साथ क्या रिलेशन बनाता है, ये इसके साथ क्या रिलेशन बनाता है, और ये इसके साथ, इन सारे को रिलेट करते हैं। तो वो जो 6 रेशियो हैं उन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। और उनके कुछ नाम हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब आप बोलेंगे ये सब है क्या, ये सब एक कन्वेंशन है, नेम है, यानी कि अगर P/H है तो उसका नाम साइन थीटा बोला गया। उसको हम प्रोफेसर चतुर भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चतुर जी भी बहुत खुश हो जाएंगे जब हम उनके नाम लेंगे। तो ये होते हैं P/H का मतलब साइन थीटा। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा = P/H, कॉस थीटा = B/H होता है, और टेन थीटा = P/B होता है। अब ये कैसे आया वो मत पूछिए, लेकिन ये एक रेशियो है जो कि इन साइड को रिलेट करता है। जैसे कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है, कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है, जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के साथ रिलेट करता है। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये सब पढ़ रहे हैं ताकि हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हमें मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा घुसना नहीं है, हमें बस कुछ बेसिक चीज़ें याद आनी चाहिए जो हमें फिजिक्स के प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें हेल्प करें। तो ये होते हैं। अब आप इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूँ, इसको आप दिल पे ना लें, बस एक ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पाकिस्तान और ये हाइपोटेन्यूज, P/H पाकिस्तान, भूखा हरा, ये H और ये B, और ये प्यासा और ये तो इसको आप लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं, इसको आप लोग कॉस थीटा और इसको आप लोग टेन थीटा। अब ये आप तीनों याद कर लिए तो आपको कोसेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा = 1/sin थीटा, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि H/P। और जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, तो यानी कि उसका उल्टा, यानी कि H/B। और जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा, यानी कि B/P। मेरा यही सलाह रहेगा कि आप जब ये लेक्चर कर रहे हैं तो उसी के साथ आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप जब PDF करेंगे तो कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ सकते हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप नोट्स बनाते हुए चलिए, सबसे बढ़िया चीज़ होती है नोट्स बनाते हुए लेक्चर लेना।
तो चलिए इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जब दिया गया है, इसको ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है, ये B है और ये H है और ये थीटा है। अब हमें एक चीज़ भी याद रखनी है, जब थीटा हम लोग इसको डिनोट करते हैं मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो। अगर इसको हम थीटा बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। यानी कि थीटा किन दोनों के बीच में होता है, एक तो बेस और एक हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। यानी कि जो एंगल हम थीटा मानते हैं वो हाइपोटेन्यूज और बेस के अंदर होता है और उसके सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर बनता है। अगर इसको हम ऐसे थीटा बनाएं, इसको अगर हम इसको थीटा लिखें तो इसको हमको P करना पड़ेगा और इसको B करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे नहीं अभी क्योंकि हम उसको थीटा नहीं मान रहे हैं। तो चलिए अब हम ये मान लिए थे साइन थीटा हमें दिया गया है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 यानी कि P/H। तो P कितना है 3 और H कितना है 5। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है A² = P² + B²। तो यहाँ से हम लोग B² निकाल सकते हैं, A² - P²। तो B² = A² कितना होता है 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। B² = 16 क्योंकि ये 25 होगा और ये 9 होगा तो 16 हो जाएगा। तो B = 4 क्योंकि 16 का √4 होता है। तो हमें B भी मिल गया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं cos थीटा = 4/5, फिर होता है कोसेक थीटा जो कि साइन का उल्टा होता है यानी कि 5/3, सेक थीटा = जो कि कॉस का उल्टा होता है 5/4, टेन थीटा = परपेंडिकुलर बाय बेस और कॉट थीटा = टेन थीटा का उल्टा। तो हमें सारे रेशियो यहाँ से मिल गए। अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या कहता है, इसमें हमको थीटा निकालना है। थीटा क्या है, तो सबसे पहली बात अगर हाइपोटेन्यूज दिया गया है और बेस दिया गया है तो हम कौन सा रेशियो मान सकते हैं, हम यहाँ पे cos थीटा को कंसिडर करेंगे। cos थीटा = 5/13, तो थीटा = cos इनवर्स 5/13। तो जब ये सारे जो रेशियो होते हैं वो साइड्स को रिलेट करने के लिए होते हैं और इसकी यूज पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जिनके हमको रेशियो पता होना चाहिए। जैसे कि sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का रेशियो जो होता है वो होता है 0। जो sin 30 का होता है वो होता है 1/2, जो sin 45 होता है वो 1/√2 और जो sin 60 का वो √3/2, जो sin 90 का वो 1। अब आपको बस इतना ही याद रखना है, इसके बाद आपको कोई भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको ये कैसे करना है। आपको सिंपली अब जो भी आगे लिखना है वो बस ऐसे लिखते जाना है। ये √3/2 यहाँ पे आएगा, फिर ये 1/√2 यहाँ पे आएगा, फिर ये 1/2 यहाँ पे आएगा और ये फिर ये 0 यहाँ पे आएगा। यानी कि इस फॉर्म पे आपको इसको ऐसे उल्टा लिख लेना है। तो लिख लेते हैं √3/2 1/√2 1/2 1 सॉरी 0। तो ये तो हो गया साइन का। अब जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये 1 यहाँ से है तो यहाँ पे पहले ये चीज़ आप भूल जाएं, सबको यहाँ से ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से आपने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ से आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि ये 1 यहाँ से इतना है तो इसको आप बस ऐसे लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब cos थीटा को फिर से उल्टा करेंगे, यहाँ से लिखते जाएंगे, मतलब ये वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं -1/2 -1/√2 -√3/2 और ये होता है -1। आप बोलेंगे माइनस क्यों लगा, माइनस इसलिए लगा क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट पे जाते हैं ये एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वही सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव में आएंगे। मैं आपको यहाँ पे 3 चीज़ों को निकालूंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और आपको बाकियों का निकालना रहेगा क्योंकि बाकियों का क्या होता है, इन सारों के अपोजिट होते हैं। तो आप खुद से निकाल के भर लीजिएगा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को भी टेन थीटा मान सकते हैं। वो कैसे मैं प्रूव करता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा = टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। इसको हम P/H/B/H कर सकते हैं क्योंकि जब H कटेगा तो फिर से P/B ही बनेगा। अब जो P/H होता है वो होता है साइन थीटा और जो B/H होता है वो होता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा = साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी कि 0/1 करेंगे, यानी कि 0 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो यहाँ से हम लोग मिलेगा 1/√3, फिर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, यहाँ से मिलेगा 1, फिर √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 कटेगा तो यहाँ से मिलेगा √3 और 1/0 इज इंडेफिनेट, तो ये मिला। अब यहाँ से आप खुद इसको ऐसे उल्टा लिखते चलिए, यहाँ से ऐसे जैसे लिखे हैं, कैसे लिखेंगे, -√3 -1 -1/√3
और 0। अब ये सारे जो तीनों एंगल हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आप खुद भरेंगे, इसको देख के आप करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट करते हैं, इफ़ एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जब एंगल इंक्रीज होता है 0 से 90 में, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंक्रीज होता है। फिर कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिक्रीज होता है। फिर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है इंक्रीज। अब आप बोलेंगे कि आप ये सब कैसे बोल पा रहे हैं, ये सब आप ये वैल्यू देख के कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या हो रहा है, साइन थीटा जब 0 से 90 तक जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, कॉस थीटा तब डिक्रीज हो रहा है, और जो टेन थीटा है वो भी इंक्रीज ही हो रहा है। तो अब इसको एक फिजिकल मीनिंग लेके समझते हैं और इसका फील लेते हैं कि एक्चुअल में ये बढ़ कैसे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एंगल लेते हैं, इसके बाद कुछ ऐसा बड़ा सा एंगल लेते हैं, इसके बाद कुछ और बड़ा सा एंगल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा एंगल है, ये थोड़ा बड़ा है, ये उससे बड़ा है, यानी कि θ1, θ2, θ3, और θ3 इज़ ग्रेटर देन θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ये है। तो अब क्या है, ये P है, ये P है, ये P है, ये B है, ये B है, ये B है, ये H है, ये H है, ये H है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस बस ऐसे ऊपर जा रहा है, और जो बेस है उसमें डिक्रीज हो रहा है, बेस जो है वो छोटा होते जा रहा है, और जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा होते जा रहा है। तो हम देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। तो परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है, ये कांस्टेंट ही बचा है, तो परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है यानी कि साइन थीटा बढ़ेगा। फिर जो कॉस थीटा होता है वो B/H होता है, बेस घट रहा है तो कॉस थीटा भी घटेगा। जो टेन थीटा होता है वो P/B होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर बढ़ रहा है और बेस घट रहा है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ता है, इसलिए ये इंक्रीज पे जाएगा। ये होता है इन सारों की फिजिकल मीनिंग, यानी कि इनको फील कैसे ले सकते हैं कि ये कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना है, साइन थीटा इंक्रीज होता है, कॉस थीटा डिक्रीज होता है, और टेन थीटा भी इंक्रीज होता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होते हैं, जैसे कि पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो LHS साइड से हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग लेंगे तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। तो P² स्क्वायर प्लस B² स्क्वायर। स्क्वायर अगर नीचे लेंगे तो ऊपर क्या होगा, P² प्लस B²। हमें पता है S² इक्वल्स टू P² प्लस B², कहाँ से पता है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं S², नीचे भी S², तो S² से S² कटेगा तो 1 बचेगा। ये हो गया पहला आइडेंटिटी। फिर सेकंड आइडेंटिटी होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को भी आप सिमिलर वे पे प्रूव कर सकते हैं, वही सेम चीज़ें आप यहाँ पे P/B ले सकते हैं, यहाँ पे आप H/B लेके इन चीज़ों को आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गए 3 आइडेंटिटी जो कि कुछ यूज में आते हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। अब ये क्या होता है, ये दो अननोन एंगल के बीच में, मतलब दो एडिशन करते हैं एंगल को, तब जाके ये फार्मूले यूज होते हैं। तो जब साइन A प्लस B होगा तब क्या होगा, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ध्यान से देखिए, साइन A प्लस B क्या हो रहा है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, यानी कि ये चीज़ें इंटरचेंज हो रही हैं। पहले तो कॉस B था, फिर कॉस A हुआ, ये साइन A था, साइन B हुआ। तो जब प्लस हो तो यहाँ पे प्लस होता है, और जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस होता है। सेकंड आता है कॉस पे, चलते जाते हैं कॉस A प्लस B। कॉस A प्लस B में क्या होता है, कॉस A इंटू कॉस B, और जब प्लस वहाँ पे होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, साइन A इंटू साइन B। तो क्या होता है, पहले कॉस का लिखता है फिर साइन का लिखते हैं। ऐसे ही आप लिख सकते हैं कॉस A माइनस B। कॉस A माइनस B क्या होगा, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। फोर्थ में आता है टेन A प्लस B। टेन A प्लस B क्या होगा, टेन A प्लस टेन B डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन A इंटू टेन B। ये होता है टेन A प्लस B का फॉर्मूला। इस पर आप ध्यान देखिए, ये प्लस यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, वो भी लिख लेते हैं हम लोग। 5 टेन A माइनस B इक्वल्स टू टेन A माइनस टेन B, दैट इम्प्लाइज 1 प्लस टेन A इंटू टेन B। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद हम लोग
अगर दो एंगल सेम होते हैं यानी कि ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा लिखेंगे, यानी कि पहला हो जाएगा साइन 2 थीटा क्योंकि ए प्लस बी साइन 2 थीटा हो जाएगा, फिर बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये चीज़ याद रखनी है, 2 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कॉस 2 थीटा का वैल्यू, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, कॉस ए इंटू कॉस बी यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब आता है फोर्थ, ये होता है tan 2 थीटा इक्वल्स टू, ऊपर होगा tan थीटा प्लस tan थीटा यानी कि 2 tan थीटा, और नीचे होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा 2 tan थीटा माइनस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। ये होते हैं कुछ फॉर्मूले। अब ये कब यूज आते हैं, जैसे कि आपको पता है साइन 45 आपको पता है और साइन 30 भी आपको पता है, लेकिन आपको साइन 75 नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन 75 को आप लिख सकते हैं साइन 75 इक्वल्स टू साइन 45 प्लस 30। तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये करके आप क्या कर सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो यहाँ से आप क्या एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं 2√2 और ऊपर बचेगा तो √3 + 1। तो जो साइन 75 का वैल्यू होता है वो होता है √3 + 1 डिवाइड बाय 2/2√2। ये हो गया इस फॉर्मूला का यूज। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये आप ध्यान रखिए, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का तो आप थीटा को रेडियन में रखने की कोशिश करें। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब अगर आप यहाँ पे साइन 30 ले लेंगे और यहाँ पे 30 करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है और ये 30 होता है यानी कि 1/60 होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये पूरा ही गलत है, क्योंकि आपको ये एंगल जो है इसको आपको थीटा पे ना ले, इसको आपको डिग्री पे ना लेके रेडियन पे लेना है। यानी कि y इक्वल्स टू साइन थीटा बाय थीटा, यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है पाई बाय जब 180 करते हैं तो पाई/6 बनता है। तो साइन पाई/6 डिवाइड बाय पाई/6। इससे क्या होता है हाफ ऊपर का वैल्यू तो होता है लेकिन ये पाई/6 है, तो यहाँ से जो 6 ऊपर जाएगा फिर बनेगा वो 3 क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय पाई। तो ये उसका ओरिजिनल आंसर है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3/पाई। तो ये ध्यान रखें कि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप रेडियन पे लाएं, डिग्री पे ना लें। फिर आता है एक क्वेश्चन यहाँ पे, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ यूजेस जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, ए पर्सन एट एनी इंस्टेंट फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन 40 मीटर हाई बिल्डिंग एट 30 डिग्री। वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे कि ये देखिए प्रोफेसर चतुर हैं जो कि इसको देख रहे हैं, तो ये हो गया पॉइंट। तो ये प्रोफेसर चतुर ऐसे यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और ये कुछ इसको देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, प्रोफेसर चतुर से जो इसके हाइट के अबव में एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, फिर ये बेस के साथ ये जो लाइन एंगल बनाएगा। यानी कि अगर ऐसे हम लोग इसको बाकी देखें, ये प्रोफेसर चतुर यहाँ पे हैं और ये कुछ ऐसे देख रहे हैं इसको और ये है ये, तो ये जो एंगल ये बन रहा है ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में हम लोग क्या बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं। तो देखा जा रहा है तो ये एक टॉल बिल्डिंग है, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट दिया गया है 40 मीटर, इसका हाइट दिया गया है 40 मीटर और ये दिया गया है 30 डिग्री। फिर क्या किए, ये आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। तो ये जो प्रोफेसर चतुर हैं वो कुछ देर ऐसे चलते चले गए। तो कुछ देर चले जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन उनका चेंज हो गया, क्योंकि वो आगे चले आए। तो आगे चले आके वो बनाए 60 डिग्री एंगल, तो ये बनाए 60 डिग्री एंगल। तो हमको पूछा है कि ये जो प्रोफेसर चतुर हैं वो ये कितना चले हैं, ये एक्स हमको पूछा गया। तो सबसे पहले केस में हम निकालते हैं, सबसे पहला केस क्या था, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हम लोग निकालेंगे 40 बाय बेस। यानी कि जब ये एंगल हम लोग ये ट्रायंगल समझ रहे हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये इसको नाम देते हैं ABC और इसको नाम देते हैं O। तो इस पे क्या होता है AB डिस्टेंस मान लेते हैं। तो AB डिस्टेंस हमें क्या मिलता है 40 बाय tan 30, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 1/√3 यानी कि 40√3। तो हमें AB मिल गया, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। यानी कि पहले चतुर जी यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे बिल्डिंग का ये था। सेकंड केस में क्या हुआ, चतुर जी कुछ देर चलते चलते आ गए, फिर चतुर जी जब देख रहे हैं तो उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो अब क्या करेंगे हम लोग, tan 60 इक्वल्स टू
P बाय बी यानी कि 40 मीटर बाय फिर से B लेंगे यानी कि OB, यहाँ से OB क्या निकलेगा, OB इक्वल्स टू 40 बाय 1060 और 1060 का वैल्यू होता है √3। तो हमारा जो OB निकल का आता है वो होता है 40 बाय √3। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इतने डिस्टेंस में से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमको मिलेगा ये x। तो x क्या होता है, x होता है AB माइनस OB यानी कि 40√3 माइनस 40 बाय √3। अगर हम लोग नीचे एलसीएम ले √3 तो यहाँ पे 40√3 इंटू √3 माइनस 40, तो ये बनेगा √3 इंटू √3 3, तो 40 इंटू 3 120। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 40 इंटू 3 माइनस 40 बाय √3 यानी कि 120 बाय 40 बाय √3, इससे मिलेगा 80 बाय √3। तो जो प्रोफेसर चतुर चले हैं वो कितना चले हैं, 80 बाय √3 मीटर चले हैं प्रोफेसर चतुर ने इतना चला। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कहता है ये क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक व्हिच मूव्स इन सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 30 मीटर बाय 2 डिग्री। तो एक सर्कुलर ट्रैक है जिस पे बाइक मूव कर रहा है, यानी कि पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इस पे बाइक मूव कर रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक पे बाइक मूव कर रहा है। तो बाइक कहाँ से कहाँ गया, पहले तो बाइक यहाँ पे था, इसके बाद बाइक कुछ इस तरह चला गया जिससे ये कितना डिग्री कवर करता है, ये कुछ 2 डिग्री कवर करता है। तो थीटा इसका कितना है, हमको पहले ही बताया जो थीटा होता है उसको आपको हमेशा रेडियन में लेता होता है। तो 2 डिग्री को आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा रेडियन। तो ये बनता है पाई बाय 90 रेडियन। हमको थीटा मिल गया। अब आर हमको दिया गया है 30 मीटर। हमें पता है आर्क लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, आर थीटा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 इंटू पाई बाय 90। तो यहाँ से हमको मिलेगा पाई बाय 3। तो हमें क्या मिला, आर्क लेंथ पाई बाय 3 मीटर हमें मिला। तो ये जो बाइकर हैं डिस्प्लेसमेंट जो किए हैं ये पाई बाय 3 किए हैं। अब पाई बाय 3 इनका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में इनका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये सीधा लाइन बनेगा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो बनाएगा ये उनका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये एंगल छोटे होने की वजह से जो ये कर्व है वो कुछ लगभग इस जो ये कर्व है वो कुछ लगभग इसके समान ही बनेगा। कुछ स्लाइड से डिफरेंस आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट इज नियरली अबाउट आर्क लेंथ, क्योंकि ये बहुत सा छोटा सा एंगल है। लेकिन अगर ये बड़ा एंगल होता तो हमको कुछ इसको करना पड़ता, डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ये छोटा एंगल दिया गया इसलिए हम तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फिजिक्स के ऊपर कुछ एप्लीकेशन। तो ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि हमने किया 2 क्वेश्चन, ये तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है और ये भी काइनेमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, जिसमें फिजिक्स का बहुत ही कम कॉन्सेप्ट यूज होता है, फिर कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होता जो कि बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से यूज होते हैं। इसके बाद और एक चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है जैसे कि एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसपे एक छोटा सा एंगल दिया गया है, ये एंगल एक थीटा है जो कि बहुत ही छोटा है यानी कि लेस देन 10 डिग्री है। तो इसको हम छोटा एंगल मान रहे हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो बेस और हाइपोटेनस वो नियरली इक्वल है और जो परपेंडिकुलर है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है यानी कि बहुत ही छोटा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। अब हमें पता है ये जो P है ये कुछ लगभग आर्क लेंथ के बराबर होगा, यानी कि आर्क लेंथ के बराबर होगा। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा होता है। हमने इसको अगर आर माना है ये चीज़ को, तो ये अगर B भी आर है तो H भी आर ही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H इक्वल्स टू आर। तो यहाँ से आर कट के कुछ थीटा देंगे। तो साइन थीटा जो होता है छोटे डिग्री का वो कुछ लगभग थीटा के बराबर होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो आप थीटा को रेडियन में लेके ही सॉल्व करें ताकि आपके क्वेश्चन की गलत होने की गुंजाइश कम हो। तो ये होते हैं सॉल्व करने के। फिर चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B बाय एच। अब यहाँ से देख सकते हैं B और H जो है वो लगभग सेम है, तो इसके से आंसर मिलता है। अगर थीटा 10 डिग्री छोटा है तो कॉस थीटा कुछ भी हो, कॉस 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, उसका वैल्यू 1 ही आने वाला है। फिर होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का P बाय बी। अब P बाय बी क्या होता है, P का तो आपको पता है आर थीटा लिखेंगे क्योंकि ये आर्क लेंथ के बराबर है, और B इक्वल्स टू आर लिखेंगे तो यहाँ से भी आपको थीटा मिलता है। तो जो साइन थीटा होता है और जो टेन थीटा होता है उनके छोटे एंगल के
जो वैल्यू आते हैं वो होते हैं थीटा के बराबर, और जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दिया गया है साइन 2 डिग्री। अब साइन 2 डिग्री को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पे। तो 2 को हम कैसे रेडियन पे कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हमको मिला साइन पाई/90। अब बहुत ही छोटा एंगल होने की वजह से हम साइन को उठा के हम पाई/90 लिख सकते हैं। तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पाई/90। वैसे ही tan 7 डिग्री का क्या होगा, tan 7 इंटू पाई/180, tan 7 इंटू पाई/180। तो जब ये एंगल छोटा है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 7 पाई/180 के बराबर। फिर होता है cos 3 डिग्री। अब हमने बताया था कि cos 10 डिग्री से जितना भी हो छोटा, अगर cos 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो तो उसको आपका सीधा वैल्यू 1 लिखना है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। फिर ये क्वेश्चन है, ये हमने किया था वहाँ पे एक बड़े एंगल के लिए जब थीटा = 30 डिग्री हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं जब थीटा = 6 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब छोटा एंगल होता है तो y = साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू जो लगभग थीटा होता है और नीचे थीटा ही बचा है, थीटा से थीटा करके यहाँ पे वैल्यू 1 देते हैं। तो जब ये बड़ा एंगल हुआ था वहाँ पे तो कुछ अलग वैल्यू आते, लेकिन जब छोटा एंगल है तो इसका वैल्यू 1 आया है। तो ऐसे ही होता है जब छोटे एंगल होता है तो कुछ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को हम लोग मानते हैं, जैसे कि साइन थीटा = थीटा के बराबर, कॉस थीटा = बराबर 1 एंड टेन थीटा = बराबर थीटा। ये होते हैं आपके साइन थीटा कॉस थीटा के स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब आता है ASTC रूल। अब हम लोग समझते हैं ASTC रूल है क्या। तो ASTC रूल सिंपल सा कहता है ASTC, ये होता है ASTC रूल। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है A माने ऑल, CS माने साइन, T माने टेन एंड C माने कॉस। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट पे 0 से 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट पे 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट पे 180 से 270 डिग्री का इंटरवल होता है। फिर यहाँ से जब जाएंगे तो ये 360 डिग्री बनाएगा। फिर यहाँ पे जब जाएंगे ये 450 डिग्री बनाएगा। फिर यहाँ पे जब जाएंगे तो 450 + 90 कितना होगा, 50 वहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 540। फिर ये बनेगा कुछ, इस पे 90 ऐड करेंगे तो 630 और इस पे 90 ऐड करेंगे तो 720। तो ऐसे ये होता रहेगा, ये ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, जब 90 आप जब साइन 90 निकालते हैं तो उसका वैल्यू साइन 450 के साथ मैच करता है, क्योंकि 90 भी यहाँ पे आके रुकता है और 450 भी यहाँ पे आके रुकता है। तो जो 90 डिग्री और 450 डिग्री सेम नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन जो साइन 90 का वैल्यू होता है वो साइन 450 के साथ सेम होगा। जो कॉस 90 का डिग्री होगा, कॉस 90 का वैल्यू होगा जो वो कॉस 450 के साथ सेम होगा। तो ये पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं, जो कि साइन कॉस पे देखा जाता है। ये होता है, ये रिपीट होता है। तो क्या होता है, जब पहले क्वाड्रेंट पे साइन, जब सारे के हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो सारे के वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगे, सारे के वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पे जाते ही आपको बस साइन का पॉजिटिव मिलेगा। और जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट पे चलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे हमको टेन का पॉजिटिव मिलेगा। और जब कॉस पे जाएंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे मिलता है। तो कैसे होता है, जब 0 से 90 होगा तो ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 डिग्री के जो एंगल होता है उस पर साइन पॉजिटिव। जब हमने रेशियो भी निकाला था जो स्टैंडर्ड एंगल, तब हमने 90 से 180 के बीच में साइन का ही पॉजिटिव लिया था। साइन का जब लेंगे तो कोसेक का ही पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप 180 से 270 में चल रहे हो तब आप टेन थीटा का पॉजिटिव लेंगे और कॉट थीटा का भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है। फिर जब 270 से 360 लेंगे तो 10 यहाँ पे होगा कॉस पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव तो सेक थीटा भी पॉजिटिव। तो ये होते हैं ASTC रूल। अब हम प्रूव करते हैं कि एक्चुअल में साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव कैसे होता है। जैसे कि आप देखते हैं जब 0 पे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 पे 0 होता है। 30 पे क्या होता है, उसका वैल्यू 1/2 होता है। 45 पे 1/√2 होता है। 60 पे √3/2 और 90 पे 1। फिर जैसे ही आप 90 से जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, घटते बढ़ते √3/2 1/√2 1/2 और यहाँ पे आ जाता है 0 बन जाता है। फिर उसके बाद जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करेगा, यानी कि 180 से 270 तक इसका वैल्यू नेगेटिव में जा रहा है। जब 270 से ये 360 में जाएगा तब भी इसका वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। और जब ये 360 के बाद फिर से 360 से ऊपर जब ये जाएगा एंगल, तब ये फिर से पॉजिटिव वैल्यू में आएगा।
तो ये क्या यहाँ से क्या देख रहा है, हम जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो 90 से 180 के बीच में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल होता है। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल होता है वो साइन के लिए पॉजिटिव होता है। अब वैसे ही कॉस का देख लेते हैं। कॉस का क्या होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 और कॉस 90 0। अब कॉस 90 के बाद जब हम कॉस 120 पे जाते हैं तो उसका वैल्यू कुछ -1/2 होता है, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है ये 1/2 होता है और नेगेटिव क्वाड्रेंट में आने की वजह से इसका जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस का वैल्यू आ जाता है वो नेगेटिव होता है। तो ग्राफ से भी आप लोग समझ सकते हैं जो कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। वैसे ही आप tan के ग्राफ भी लेके समझ सकते हैं। तो ये होते हैं STC रूल, आपको याद रखना है। पहले क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक पॉजिटिव। इसको आपको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग फंक्शन चेंज में। ये क्या होता है, जब 90 + थीटा और 270 + थीटा के फॉर्म में हो तो फंक्शन चेंज होंगे, और जब 180 + थीटा और 360 + थीटा के फॉर्म में होंगे तब फंक्शन चेंज नहीं होंगे। अब फंक्शन चेंज नहीं होंगे। तो अब बोलेंगे सर ये आपने क्या लिखा है भैया, ये आपने क्या लिखा है। तो ये क्या लिखा है वो तो आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। इससे पहले बता देता हूँ, जब चेंज होगा तब साइन से कॉस पे बदलेगा और कॉस से साइन पे वैसे ही बदलेगा और tan से कॉट पे बदलेगा और सेक से कोसेक पे बदलता है। तो ये इंटरचेंजेबल फॉर्म पे होते हैं। अब कैसे चेंज होता है वो बता देते हैं। तो आपको पहले तो यहाँ ये चीज़ को आपको रट्टा कर लेना है कि जो 90 + थीटा और 270 + थीटा के फॉर्म में हो उनका फंक्शन चेंज होगा। जब 180 + थीटा और 360 + थीटा के फॉर्म में हो उसका फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसको आपको रट्टा मारना है, इसका मैं आपको बताता हूँ। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आप किसी वैल्यू को लेते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ साइन 135। साइन 135 इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक तो इसको आप 90 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं साइन 180 - 45। आप इसको ऐसे दो फॉर्म पे लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको साइन 90 + 45 लिखेंगे तो तब क्या लिखेंगे, पहली बात जब 90 प्लस कुछ भी हो तो वो क्या होगा, फंक्शन में चेंज आएगा, यानी कि ये कॉस बन जाएगा। और जो ये होगा ये 45 डिग्री यहाँ पे होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट पे ये एंगल है। अब हमको पता कैसे चला सेकंड क्वाड्रेंट पे है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में आता है और इसके अंदर 135 फॉल करता है। तो ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट पे एंगल पॉजिटिव होता है, तो कॉस यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो हमको जो साइन 135 का वैल्यू वो कितना मिलेगा, हमको 1/√2 मिलेगा। वैसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब साइन 180 है तो हमको फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ये 45 लिखेंगे। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे भी 1/√2। तो आप दोनों चीज़ों में आपका वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पे जब 90 + थीटा होगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब ये सारे एंगल जो होते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है। आपको यहाँ का फंक्शन चेक नहीं करना है, यहाँ क्या आता है वो नहीं, आपको यहाँ देखना है और ये एंगल देखना है। अगर ये एंगल अगर किसी क्वाड्रेंट में फॉल होता है उस क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पे कॉस का है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस जो होता है वो नेगेटिव में आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये 90 है तो ये कॉस का क्या बनेगा, साइन, और ये बनेगा थीटा। इसको ध्यान से समझिए आप कि जब ये 90 + थीटा है, यानी कि ये पहले तो 90 + थीटा के फॉर्म पे है, यानी कि इस पे आपको क्या करना है, फंक्शन चेंज करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। इस यहाँ पे आप साइन लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, ये इससे पहले जो लिखा होता है इस पर डिपेंड करता है। यानी कि साइन 90 + थीटा, यानी कि साइन 135, अगर 135 एग्जाम्पल लेते हैं तो साइन 135 सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये कॉस हो टेन हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज़ यहाँ पे साइन हो कॉस हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कॉस है और ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू पे आएगा। सेम चीज़ टेन पे जब आएगा तो माइनस कॉट थीटा आप लिख सकते हैं। अब 90 - थीटा जो होता है ये सारे पहले क्वाड्रेंट पे आते हैं क्योंकि सब 90 से छोटे होते हैं, तो आप यहाँ सिंपली लिख सकते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉट थीटा लिख सकते हैं।
फिर जब 180 पर थीटा आपको किसी की चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो एंगल देखना है वो कौन से क्वाड्रेंट में फॉल होता है। 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे सिर्फ 10 पॉजिटिव, तो आपको उसको पॉजिटिव करके बाकी सबको नेगेटिव करना है। फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि वो 180 के फॉर्म में है। तो ये रहा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये टेन थीटा। और वैसे ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, ये 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट क्योंकि 180 से छोटा एंगल है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस साइन पॉजिटिव साइन थीटा प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि यहाँ फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सारे 180 के फॉर्म में हैं। जब 90 और 270 के फॉर्म में हो तो फंक्शन चेंज, जब 180 और 360 के फॉर्म में हो फंक्शन में नो चेंज। ये आपको याद रखना है, पूरा रट्टा मार के रखिए इसको आप। इसके बाद क्या आता है 270 यानी कि यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा। सबसे पहले देखते हैं 270 प्लस थीटा कौन से में आता है। ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि ये बस एक ही का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, बाकी सारे के वैल्यू नेगेटिव में आएंगे। पहले 270 है तो इसका नेगेटिव तो पहले लिखेंगे कि साइन है, फिर 270 है इसकी वजह से ये कंप्लीमेंट्री बनाएगा तो कॉस बनाएगा और थीटा यहाँ पे लिखेंगे। इसमें क्या बनेगा प्लस साइन थीटा बनेगा और इसमें माइनस कॉट थीटा। आप ये माइनस में कंफ्यूज ना हो, ये माइनस डिपेंड करता है इस वाले में ना कि इस वाले में। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा है तो यहाँ पे भाई सेम चीज़ होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव, बस यहाँ पे इसको पॉजिटिव करके बाकी सारे को हम लोग नेगेटिव कर लेंगे। तो ये होता है कॉस थीटा माइनस माइनस, यहाँ पे बस ये पॉजिटिव में आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे होगा जब 360 में फॉर्म होगा। 360 में क्या होगा, जब 360 डिग्री प्लस थीटा होगा तो 360 और 180 के फॉर्म में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कैसे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 90, 180, 270 फिर से 360 और प्लस थीटा माने ये वाले में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से फॉल कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं तो आप सीधे यहाँ पे अपना आंख बंद करके लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब जब 360 माइनस थीटा हो गया तो वो क्या होता है 0, यहाँ पे माइनस थीटा के फॉर्म पे आता है तो सारे फोर्थ क्वाड्रेंट पे फॉल होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे बस कॉस पॉजिटिव, तो माइनस ये साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा और ये माइनस टेन थीटा। तो ये होते हैं फंक्शन चेंज के ऊपर, और इसको आपको कैसे करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में एप्लीकेशन करके बताता हूँ। तो ये तीनों एंगल दिए गए हैं। अब आपको ऐसे तो पता नहीं होता 300 डिग्री का एक्चुअल में एंगल होता क्या, तो आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड एंगल पता रहता है 60 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे पता रहता है, तब उसके फॉर्म में इसको तोड़ेंगे और वो वाले फॉर्मूले यूज़ पे आएंगे। तो सबसे पहले वाले हम करते हैं साइन 300 डिग्री का। साइन 300 को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं। 300 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देख सकते हैं जो 300 डिग्री होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल होता है, क्योंकि 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है और इनके बीच में ही 300 डिग्री आता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन 60। और फंक्शन में ये चेंज नहीं आया क्योंकि ये 360 के फॉर्म में था। तो अब माइनस साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसका जो साइन 300 का वैल्यू माइनस √3/2 आएगा। और क्योंकि पीरियडिक फंक्शन होता है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसे जो वैल्यू आएंगे वो कुछ रिपीटेडली आएंगे, मतलब √3/2 1/2 ऐसे ही कुछ आएंगे जो वैल्यू पहले आ चुके हैं। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वो क्या कहता है cos 240। इसको आप कैसे लिख सकते हैं cos 270 माइनस 30 लिख सकते हैं, जब तब मिलेगा आपको cos 240। और cos 240 आता है आपके थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस cos की जगह पे ये हो जाएगा साइन। क्यों साइन होगा, क्योंकि ये 270 के फॉर्म में है। माइनस साइन 30 माइनस 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है साइन 330 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जिसपे माइनस साइन लगेगा और 30 डिग्री होगा, इस पर माइनस हाफ इसका वैल्यू आएगा। तो ये जो हमने पढ़ा ये सारे ऐसे ही बड़े बड़े एंगल को छोटे छोटे एंगल में तोड़ के उसकी वैल्यू निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके ऊपर चलते हैं नेगेटिव एंगल। जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तब एंगल नेगेटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तब एंगल पॉजिटिव होता है। तो चलिए नेगेटिव एंगल मान लेते हैं। नेगेटिव एंगल यानी कि वो कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है। और यहाँ पे पॉजिटिव कौन होता है, बस कॉस थीटा, यानी कि सिर्फ ये पॉजिटिव होगा बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये आपको ऐसे याद रखना है नेगेटिव ऑफ एनी एंगल। जैसे कि आप यहाँ पे एक वैल्यू है फाइंड द मैक्सिमम।
अब जो ये मैक्सिमम वाला कंसेप्ट है ये हम एक्चुअल में डेरिवेशन में करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो है ये 3 sin 2 थीटा है। अब हमको पता है जो साइन थीटा का रेंज होता है, हम यहाँ पे रेंज ही पढ़ लेते हैं। साइन थीटा का जो रेंज होता है वो 1 से -1 से 1 के बीच में होता है। जो कॉस थीटा का रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। जो टेन थीटा होता है वो -∞ से इन्फानाइट के बीच में होता है। ये उनके रेंज है। रेंज का मतलब इससे वैल्यू ऊपर नहीं जा सकता। साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई आपको बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू 2, तो वो आपको झूठ बोल रहा है या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा या फिर -1 से बड़ा होगा या फिर -1 जितना होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज जो होता है -1 से 1 होता है, और जो टेन थीटा का रेंज होता है वो होता है आपका इन्फानाइट। यानी कि जो साइन 2 थीटा है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना बन सकता है? 1 ही बन सकता है। इससे ज़्यादा तो साइन 2 थीटा ही बनेगा नहीं। तो यहाँ पे जो वाई मैक्स बनेगा वो 3 ही बनेगा, क्योंकि ये इसका जो वैल्यू है ये 1 ही बन सकता है मैक्सिमम। तो जो वाई मिनिमम बनेगा वो बनेगा -3, क्योंकि इसका वैल्यू -1 बन सकता है मिनिमम। तो ये तो हो गया मिनिमम मैक्सिमम। अब इसके ऊपर अगर कुछ ऐसे कंपोजिट फंक्शन आए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, अब आप सबको लग रहा होगा कि वाई मैक्स इक्वल्स टू a प्लस b, क्योंकि आप यहाँ पे इसका मैक्सिमम, लेकिन नहीं, ये दो फंक्शन कंबाइन करके हैं तो इनको कंबाइनली करना पड़ता है सॉल्व। और इसको हम लोग डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे उसके ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे जो वाई मैक्स निकलेगा इसका, उसका वाई मैक्स आएगा a² प्लस b² का रूट अंडर, और जो वाई मिनिमम आएगा वो होगा -√a² प्लस b²। तो ये हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अभी आप इसको रट्टा मार लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे इसको, डिफरेंशिएशन से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे इसका। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस। यहाँ से हमको फिर निकालना है बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं। पहले तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बनेगा 3 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसको अगर यहाँ पे लेंगे तो ये बनेगा -sin थीटा, और इसको अगर हम यहाँ लेंगे तो ये बनेगा -7 cos थीटा, -7 cos थीटा। माइनस से माइनस कटा, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू 7। तो tan थीटा इक्वल्स टू 7/1, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू हमें मिल गया 7/1। तो हम यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं 7 परपेंडिकुलर बेस 1। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 7² प्लस 1² रूट अंडर, यानी कि 49 प्लस ये 50 रूट अंडर 50। हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया, ए मिल गया। तो साइन थीटा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p/h, यानी कि 7/√50। कॉस थीटा लिख सकते हैं b/h, यानी कि 1/√50। यहाँ से टेन थीटा तो मिल गया हमको 7/1। कॉट थीटा हमको मिलेगा तो 1/7, और अगर कोसेक थीटा निकालने जाए हम लोग तो √50/7, और सेक थीटा अगर निकालने जाए तो 50/√50/1। ये होता है सारे। अब चलते हैं हम लोग लॉग के ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि अगर ये तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे इसको, इससे पहले अगर आपको मैं क्वेश्चन दूँ, आपको निकालने के लिए बोलूँ 125 टू द पावर 5, तो आपको लग रहा होगा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया लॉग का जो कॉन्सेप्ट। लॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है, आप इसको समझ लीजिए। तो लॉग का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये एक एग्जांपल देखिए, 10 × 10 × 10 इक्वल्स टू 1000। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ इक्वल्स टू 1000 लिख सकते हैं। तो जो पावर ऊपर है उसको ऐसे, वो ऊपर रहता है वो पावर रहता है, जो नीचे रहता है उसको बेस, और जो निकलता है वो रिजल्ट। तो ये इतना बड़ा नंबर ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो लॉग का ज़रूरत कब पड़ा? जब इस बड़े बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर में हम लोग जब रिप्रेजेंट करना शुरू किए तो उस टाइम हमको लॉग की ज़रूरत पड़ी। और लॉग कुछ नहीं, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, एक फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? जब हम ये बेस को बेस रहने देते हैं, यानी कि ये जो बेस अभी 10 है इसको हम 10 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, और इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे? पावर को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ ऊपर अगर यहाँ पे साइड पे लॉग लगा देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको अच्छे से लिखें तो लॉग बेस 10 पावर ये 1000 इक्वल्स टू 3। यानी कि हमको क्या करेंगे? यहाँ पे हम रिजल्ट, यहाँ पे जहाँ पे रिजल्ट होना चाहिए वहाँ पे पावर लिखेंगे, और जहाँ पे पावर होना चाहिए वहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, और बेस अपने ही जगह रहेगा। तो ये एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही है। यानी कि लॉग क्या है? एक फॉर्म ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ही है, ये नया कुछ नहीं है, बस एक नाम दिया गया है। जैसे कि हमने इनका नाम प्रोफेसर चतुर रखा है, वैसे ये एक नाम दिया गया है लॉग का, जिसको हम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका मानते हैं। और इससे ये हम लोगों ने क्यों निकाला, ताकि बड़े बड़े नंबर को छोटे कर सकते हैं। देख सकते हैं इतने बड़े नंबर को हम एक 3 के अंदर ही लिख सकते हैं, तो बड़े बड़े नंबर को जब छोटे छोटे फॉर्म पे लिख सकते हैं तब ये लिखा जाता है। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब ये हो गया लॉग। अब लॉग होते हैं 2 टाइप के, क्या क्या होते हैं? पहले तो लॉगरिथम होते हैं कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग। जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस होता है e और ये x, इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं ln x। और जो कॉमन लॉग होता है उसका बेस कुछ भी हो सकता है, उसका बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली हम लोग बेस 10 ही लेते हैं। तो जो लॉग, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ln x और log x, तो हम लोग लिख सकते हैं ln x इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10x। यानी कि जब बेस ई से हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। ये हो गया लॉग के ऊपर। अब लॉग के कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद रखने हैं। log 1 तो 0 होता है, log 2 इसको आप 0.3 लिख सकते हैं, इसको आप 0.47 मान लीजिए, इसको आप 0.6 मान लीजिए, इसको आप 0.7 मान लीजिए, इसको आप 0.78 मान सकते हैं, इसको आप 0.85 मान सकते हैं, इसको आप 0.9 मान सकते हैं, इसको आप 0.95 मान सकते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशन, तो आप ये सारे एजम्पशन ले सकते हैं। छोटे मोटे एजम्पशन फिजिक्स में लिए जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन में भी हम लोग ये इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये इतना राउंड अप होता है। तो इसको आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही काम आएंगे ये सारे वैल्यू। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको रट्टा मारना है, इस वैल्यू को रट्टा मारना है। वैसे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यू निकालते हैं लॉग के। जैसे कि एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम इस फॉर्म को, जो फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म है उस पर लाते हैं। यानी कि हमारा बेस तो बेस रहता है, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे चला गया है, जो पावर है वो यहाँ पे चला गया, जो रिजल्ट है यहाँ पे चला गया है। तो पहले तो हम इसको लिखते हैं पावर को, फिर लिखते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 2⁻⁻4 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कैसे मिलेगी, 1/2⁴ इक्वल्स टू x, यानी कि x इक्वल्स टू 1/16। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। यानी कि जब log बेस 2 16 होगा उसका आंसर आएगा -4। ये हो गया लॉग का निकालने का तरीका। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया है log बेस 3 x² = 4। अब क्या दिया गया, बेस को तो बेस ही रखना है। जो यहाँ पे है, ये जो रिजल्ट यहाँ पे दिया गया, एक्चुअल में ये रिजल्ट नहीं है, पावर था पहले, इसको हमने ज़बरदस्ती लॉग लगा के रिजल्ट पे यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम इसको लिखेंगे पावर पे, बेस के ऊपर पावर, और ये जो एक्चुअल में रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x²। तो यहाँ से मिलेगा 3² इक्वल्स टू x, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, मतलब जब रूट अंडर करेंगे तो कटेगा। तो x इक्वल्स टू 9 यहाँ से हमको मिल जाता है। तो देख सकते हैं कि ये जो लॉग होता है, जो हमने इतना ही डिफिकल्ट बना के रखा है, ये बहुत ही आसान सा सब कॉन्सेप्ट है। बस क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो हमने एक अलग ही वे में रिप्रेजेंट किया है, और हमने ये सारे किए। अब आते हैं प्रॉपर्टी, आते हैं इसके ऊपर। कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे कि log a मतलब बेस a x इंटू वाई इक्वल log a x प्लस log बेस a y। ये कैसे है, ये सारे प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन अभी प्रूव करने में नहीं जाएंगे क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है, तो इस पर बहुत टाइम हो जाएगा। अगर प्रूव करने के लिए जाएंगे तो आपको सिंपली ये सारे प्रॉपर्टी याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, x इंटू वाई होगा तो प्लस करना है, जब x/y होगा तो माइनस करना है, जब x⁴n होगा तो n को आपको बाहर ले आना है, जब a⁴x होगा और इन दोनों को आप इंटरचेंज करना चाहें तो 1/log x/a हो जाएगा। जब y/x होगा तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log बेस e x log बेस e y भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2.303 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ही मिलेगी हमको, और 2 कट के यही मिलेगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। और जो log बेस की पावर कुछ हो तो जब बेस की पावर हम बाहर लेंगे तो वो 1/n बनेगा। ये हो गया कुछ प्रॉपर्टी जो आपको ये सारे याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन जाएंगे, जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो इस बेस को हम क्या लिख सकते हैं, 5⁻³ लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, log 5⁻³ 5। अब ये 5⁻³ बेस के में पावर है, यानी कि ये यहाँ पे आएगा तो ये पावर नीचे डिवाइड हो जाएगा, log बेस 5⁻⁵।
अब आप समझिए कि log जब 5 हो बेस और 5 ये हो तो यहाँ पे x अगर लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये पावर है और रिजल्ट है। तो अब 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा। तो यानी कि 1/3 इंटू 1, तो हमको मिला 1/3। तो ये इतना जो वैल्यू हमें बड़ा लग रहा था वो वैल्यू एक्चुअल में उतना है नहीं, ये हम लॉग की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये होता है लॉग का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं लॉग के ऊपर, उसके बाद ख़त्म करेंगे ये सारे, उसके बाद चलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो चलिए ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, तो हम इसको करेंगे log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 10 टू द पावर -4। log बेस 10 4 का वैल्यू होता है 0.6, और ये जो पावर है ये डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -4 log बेस 10 और ये 10। या जब इसका वैल्यू 1 बनेगा, क्योंकि हमने निकाला था इसका वैल्यू 1 बनता है, जब log x ये x होता है तो ये 1 बनता है, हमने निकाल रखा था अभी 5 का लेके। तो अब 0.6 - 4 इक्वल्स टू -3.4, तो जो इसका वैल्यू आता है -3.4। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, log बेस टू द पावर 8 32। अब हम 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, बेस पे 2 टू द पावर 3 आ गया, यानी कि बेस का पावर 3 बन गया। और इसका पावर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। जब इसका पावर होता है वो ऊपर आ जाता है, यानी कि 5, और इसका जो पावर होता है वो नीचे डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये हो गया। और log बेस 2 बचा है और ये 2, तो इसका वैल्यू 1 बचेगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आया 5/3। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, log बेस x 16 इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाले कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, x तो बेस ही बचा है, 4 को पावर पे ले आएंगे, 16 आगे चला आया। तो x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16, और 16 क्या होता है, x टू 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से हम x कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा हमें, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, log बेस 10 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100। अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो 2 इंटू 2 log 2 प्लस log बेस 10 इंटू 100। अब इसका वैल्यू जो है वो 0.3 है, और इसका जो वैल्यू है वो क्या है, log 10 10 टू द पावर 2, और ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.3 प्लस 2 log बेस 10 10, इसका वैल्यू 1 बनेगा, तो ये ऐड होकर 2.3, तो ये बन गए 2.3। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सारे जो लॉग के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, आप आराम से कर लीजिएगा। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बस एक रिप्रेजेंटेशन का हुए है, लॉग को आप खाली पॉकेट का इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। इसके बाद चलते हैं log बेस 10 -4x। इसको हम अगर लिखेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 10 टू द पावर x इक्वल्स टू -4। अब आप अगर 10 टू द पावर माइनस, देखिए आपको पता है कि 10 टू द पावर 0.6 इक्वल्स टू 4 होता है, क्योंकि log 4 इक्वल्स टू 0.6, तो यहाँ से आपको 4 मिलेगा। लेकिन आप जब 10 टू -0.6 लेंगे तब आपको -4 नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 1/4। तो आप कुछ भी यहाँ पे पावर ले लीजिए, x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की जगह पे आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आपको -4 नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल है, यानी कि ये इसका लॉग नहीं निकल सकता। तो इससे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं, जो नेगेटिव टर्म होते हैं उनके लॉग नहीं निकाले जा सकते हैं। अगर ये सेम चीज़ ऐसे होता तो इसको हम कैसे लिखते, इसको हम ऐसे लिखते, इसको हम लिखते 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम x की वैल्यू 0.6 निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है -4। आप पावर में कुछ भी ले लीजिए, आपको -4 नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव में कुछ भी नहीं आने वाला। तो इसीलिए ये जो नेगेटिव के लॉग वैल्यू होते हैं वो इम्पॉसिबल होते हैं। फिर आता है log बेस 1, ये बेस 1 है, इक्वल्स टू 4। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं वही वाली चीज़, 1 टू द पावर x इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। अब आप 1 टू द पावर आप कुछ भी ले लीजिए, इन्फाइनाइट तक ले लीजिए, आपको 4 नहीं मिलने वाला। तो जो बेस 1 वाला है लॉग वो भी इम्पॉसिबल होता है। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं। यह है log 10 बेस 5, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू तो वैसे 0.7 होता है, 0.7 होता है, लेकिन आप इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log 10/2, बेस यहाँ पे दिया गया है, तो इसको log 10 माइनस log बेस 10 2, और इसका वैल्यू 1 माइनस 0.3, यहाँ से 0.7 आप निकाल सकते हैं। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, ये होता है लास्ट क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। log 27, इसको हम लिखेंगे log 3 टू द पावर 3। जब ये बेस का पावर है तो बाहर आएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और log 3 बेस 3, तो ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1/3। तो ये होता है लॉग का कॉन्सेप्ट खत्म। इसके बाद चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।
अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी क्यों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है ताकि हम किसी भी पॉइंट को हम उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकें। अब हम पॉइंट की पोजीशन को क्यों स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन लोग जो होते हैं वो एक चीज़ को रिलेट करने में बहुत ही माहिर होते हैं। जैसे कि हम लोग रिलेटिव के वे में अपने गाँव अपने एरिया से, अब जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोटा से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो कुछ 600 किलोमीटर है। अब हमको पता होना चाहिए कि वो 600 किलोमीटर है, तब जाकर हम इस टाइम से निकल के उस टाइम पे पहुंच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम ये सिस्टम को लाए हैं ताकि हम किसी एक पॉइंट का पोजीशन को हम लोग स्पेसिफाई कर सकें। तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों यूज होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू स्पेसिफाई एनी पॉइंट, any position of a point, any position of a point, किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको कैसे यूज करते हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं जिसपे 3 एक्सिस होते हैं। इन सारे को हम लोग क्या नाम देते हैं, इन सारे को हम लोग कहते हैं एक्सिस, यानी कि 3 एक्सिस के मदद से हम लोग इस पोजीशन को हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो 3 एक्सिस का नाम क्या है, एक का नाम है एक्स एक्सिस, एक का नाम है वाई एक्सिस और एक का नाम है जेड एक्सिस। और ये 3 एक्सिस अपने आप में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक्स वाई के साथ परपेंडिकुलर है और ये जेड एक्सिस इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इन सारे अपने आप में ही परपेंडिकुलर होते हैं। और जो ओरिजिन होता है उसका जो कोऑर्डिनेट हम लोग मान के चलते हैं 0,0,0, यानी कि ओरिजिन का मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है तो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। और ओरिजिन में 0,0 क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस से 0 दूरी पे है, वाई एक्सिस से 0 दूरी पे है और जेड एक्सिस से 0 दूरी पे है। तो चलते हैं एक पॉइंट को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं एक प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन लेते हैं जहाँ पे हम लोग एक पॉइंट का पोजीशन को निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, एक प्लेन बना लेते हैं। सबसे पहले एक प्लेन बना लेंगे, इस प्लेन के अंदर हम लोग इसका जो पॉइंट का ये निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये रहा वो पॉइंट। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे इसके साथ, कोऑर्डिनेट के साथ। फिर हम क्या करेंगे, जो ये x इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, y। अब हमें पता करना है कि x और y क्या क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इसका हम लोग चलिए डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसे, इसका कुछ डिस्टेंस ऐसे होगा यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट है इसका जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कुछ ये है, ये उसका x एक्सिस से डिस्टेंस है और ये पॉइंट का y एक्सिस डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे, x, y को। जो x क्या बताता है, ये x जो है ये क्या बताता है, ये बताता है y एक्सिस से ये पॉइंट की दूरी कितनी है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो x है। तो ये क्या बताता है, x, ये पॉइंट की दूरी y एक्सिस से कितना दूर है। और जो y है वो क्या बताता है, x एक्सिस से कितने दूर पे ये पॉइंट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है, यानी कि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से x दूरी पे है और x एक्सिस से y दूरी पे है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट x, y हम लोग ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे निकालेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने ये वही चीज़ें लिया था और एक पॉइंट लिया था, इसको हम लोग बना लेते हैं, ये एक्सिस हो गया। तो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है जिसका कुछ ये है x, y। अब ये तो हो गया पॉइंट। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ऐसे। हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं, चलिए कुछ यहाँ से इसको ओरिजिन से हम लोग ज्वाइन कर लिए। अब ये पॉइंट कितने दूरी पे है, x एक्सिस से y दूरी पे है और z एक्सिस से कितने y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y दूरी पे, x एक्सिस x दूरी पे, यानी कि y एक्सिस से ये x दूरी पे है और ये x एक्सिस से y दूरी पे है। अब जो ये है ये एक स्क्वायर बना है, आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर है तो आप ये वाला साइड और ये वाला साइड को सेम मान सकते हैं, तो हम इसको भी x मानेंगे, इसको भी हम लोग x मानेंगे। अब जब x मानेंगे हम एक ट्रायंगल देख पा, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे ये उसका बेस है और ये उसका परपेंडिकुलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज दिस इज द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर में कौन है, y स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने की बारी होगी। अब अगर 2 पॉइंट दिए गए हों तो उसके में कैसे डिस्टेंस निकालें वो देखते हैं।
जब दो पॉइंट हो, यानी कि ऐसे कुछ आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है जहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट हैं। इंडिविजुअल पॉइंट का नाम क्या क्या है, एक का कोऑर्डिनेट हम लोग देते हैं x1 y1 और एक का कोऑर्डिनेट हम लोग देते हैं x2 y2। यानी कि ये जो है, ये पॉइंट की पहले हम लोग पोजीशन निकालते हैं। ये जो पॉइंट है ये कुछ x दूरी पे y एक्सिस, x1 दूरी से y एक्सिस पे है और z एक्सिस से कुछ ये x एक्सिस से कुछ ये y1 दूरी पे है। ये जो पॉइंट है ये कुछ x2 दूरी पे है y एक्सिस से और कुछ ये y2 दूरी पे है x एक्सिस से। तो यहाँ से हम लोग को दोनों का ये मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। कोऑर्डिनेट क्या क्या है दोनों का, इसका x1 है, ये जो डिस्टेंस है ये x1 है और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोग y1 देखते हैं और ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है ये x2 है और ये जो डिस्टेंस है y2 है। अगर हम यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालना चाहें, हम मतलब ये होल से अगर इतना उड़ा देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो होल क्या है, होल y1 है और ये इतना क्या है, इतना y2 के बराबर है। तो हम अगर y1 माइनस y2 करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ को y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। सेम चीज़ ये होल से अगर हम इतना उड़ा देंगे तो यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या है, टोटल x2 है और ये x1 हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x2 से x1 को हम लोग माइनस कर देंगे। ये डिस्टेंस मिल गई हमको। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे हम इसको पहले ज्वाइन कर लेंगे। इसको जैसे ही हम लोग ज्वाइन करेंगे ये हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है अभी। और राइट एंगल ट्रायंगल में पता होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इसको, चलिए निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस में क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसको हम लोग एक अच्छे फॉर्म में लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब आप बोलेंगे इसको आपने उल्टा दिया तो माइनस का वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि हमको पता है 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 का स्क्वायर। तो माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर होगा, यानी कि दोनों का स्क्वायरिंग में सेम होता है। तो ये अंदर वाली वैल्यू चेंज होने पे इस टोटल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायरिंग है। तो इसको अच्छे से दिखने के लिए ये, तो दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, आपको करना पड़ेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये पॉइंट कहीं स्पेस पे होता है, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर होता है इस पे, तो इस पे कुछ इसके जेड भी कंपोनेंट आते, z1 z2, तो वहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये अपना स्पेस में ये उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। अब स्लोप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग सबसे पहले स्लोप और tan थीटा में कोई फर्क नहीं है, बस दोनों में नाम का फर्क है और कुछ नहीं, दोनों सेम ही चीज़ होते हैं। तो ये आप लोग पहले याद रखिए कि स्लोप और tan थीटा इज इक्वल्स टू सेम। तो अब एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक लाइन ले लेते हैं। इस लाइन पे ये रहा ये लाइन। अब इसका हमको स्लोप चाहिए, तो इस पर हम लोग पहले दो पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट एक और ये पॉइंट दूसरा। अब दो पॉइंट में क्या होगा, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x1, y1, दूसरे का लेंगे x2, y2। अब दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब हम इसको अगर ऐसे अच्छे से ड्रॉ करें तो ये क्या है, ये y1 है और ये क्या है, ये x1 है। अब इसको अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये y2 है और ये टोटल डिस्टेंस है x2। अब अगर ये छोटा सा डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, दिस टोटल x2 से हम लोग क्या माइनस करेंगे, x1। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, x2 माइनस x1। और सेम चीज़ अगर हम ये डिस्टेंस के लिए निकालेंगे, अगर सेम चीज़ हम ये डिस्टेंस के लिए निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या है, ये टोटल y2 है और y2 से हम लोग क्या माइनस करेंगे, y1 को माइनस करेंगे तो हमें जो इसका ये वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 और इसको हम लोग थीटा मानते हैं और यहाँ पे हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। तो ये स्लोप हम लोग जब निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप के बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा और tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1 और बेस क्या है, x2 माइनस x1। तो यहाँ से आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे निकालें, जहाँ का दो पॉइंट दिया गया हो, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये तो हो गया। अब ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0, -1, 1,
एंड 3 मतलब यहाँ पे हमको x1 y1 z1 x2 y2 z2 दिया गया है। अब इस पर हम लोग निकाल लेते हैं। पहले तो हमको पता होना चाहिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। यहाँ पे x1 क्या है 0, y1 क्या है -1, z1 क्या है 1, फिर ये x2 क्या है 3, y2 3 और ये 13। तो अब जब डिस्टेंस निकालने जाएँ तो पहले तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसको जब करेंगे हम लोग डिस्टेंस पे, x2 क्या है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 में क्या दिया गया है, y2 में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब z2 क्या है 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस ये 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, ये बनेगा 4 क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, 3 प्लस 1 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 और ये होता है 13 माइनस 1 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये टोटल वैल्यू जो बनता है 169 जो 13 cm के बराबर होगा। तो ये जो दो पॉइंट हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 13 cm तो नहीं, यहाँ पे यूनिट्स दिया नहीं गया तो कुछ भी यूनिट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, इसको हम लोग यूनिट लिख देते हैं 13 यूनिट। तो 13 यूनिट डिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट लाया करते हैं। अब चलते हैं और एक क्वेश्चन करने के, ऐसे ही सेम क्वेश्चन टाइप के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट -9, x एंड 3, 3 इज 13 cm। अब दो पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस बता दिया गया, लेकिन दो पॉइंट के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताया नहीं है, तो आपको वो पॉइंट का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया गया 13 दिया गया है, x2 आपको दिया गया है 3, x2 3 दिया गया है और x1 -9 यानी कि -9 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको क्या दिया गया 3 और ये दिया गया है x, 3 माइनस x का होल स्क्वायर। जब दो साइड आप स्क्वायरिंग करेंगे तो इस तरफ 13 का स्क्वायर बनेगा और इस तरफ जो रूट अंडर है वो हट जाएगा और ये जो वैल्यू है ये 12 बनेगा क्योंकि 3 + 1 बन जाएगा, प्लस 9 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव होते हैं। तो जब बनेंगे तो 12 का स्क्वायर बनेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस x का होल स्क्वायर को हम एक तरफ रख देते हैं और ये जो इसका जो स्क्वायर है 13 का जो स्क्वायर है वो बनेगा 169। तो यहाँ पे 169 माइनस 144। अब यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 3 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब दोनों साइड अगर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 माइनस x बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस 5 बचेगा क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 हो सकता है और -5 का स्क्वायर भी 25 हो सकता है। तो दो वैल्यू यहाँ पे बन सकते हैं। तो अब x के भी दो वैल्यू आएंगे वैसे ही जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो क्या मिला हमको 3 माइनस x इक्वल्स टू प्लस माइनस ये 5। तो पहले वैल्यू में हम लोग लिखेंगे 3 माइनस x इक्वल्स टू प्लस 5 यानी कि 3 यहाँ पे अगर ये आएगा तो -5 बनेगा और अगर ये आ जाएगा तो यहाँ पे x2 बनेगा यानी कि -2x। तो पहला वैल्यू हमको x का मिलेगा। अब सेकंड वैल्यू में मिलेंगे 3 माइनस x इक्वल्स टू -5 लेंगे, यहाँ से 3 माइनस या यहाँ पे आके ये जो 5 है वो +5 बनेगा और ये x इधर जाएगा प्लस बनेगा तो x इक्वल्स टू 8। तो हमें x के दो वैल्यू मिलते हैं यानी कि अगर ये -9,8 और 3,3 होता तब भी इनके बीच में डिस्टेंस 13 होता और अगर ये पॉइंट -9, -2 और 3,3 है तब भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 13 है। यानी कि दो अलग अलग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम हो सकते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्लोप ऑफ लाइन। हमें स्लोप पता है, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा और tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हम लोग किसी को भी y2 मान सकते हैं, किसी को भी x2 मान सकते हैं, ये अपने ऊपर है कि आप किसको मानते हैं। तो चलिए हम इसको y2 मान रहे हैं, इसको हम लोग x2 y2 मान रहे हैं, ये x2 y2 x1 y1। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 माइनस 0 बाय 0 माइनस 3। तो यहाँ से हमको मिलेगा -2/3। तो हमको जो स्लोप मिलता है वो -2/3 मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, डॉग वांट टू कैच ए कैट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग ग्राफ पढ़ने के बाद करेंगे ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। पहले हम लोग ग्राफ पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स। तो ग्राफ्स में क्या पढ़ेंगे, पहले तो जान लेते हैं ग्राफ्स की ज़रूरत क्यों हुई। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक जो हमारे प्रोफेसर चतुर हैं जो कि हमेशा आते हैं, वो क्या करते हैं किसी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि वो कहीं से चल के जा रहे हैं जहाँ से वो कितने टाइम पे कितना चले वो कवर कर रहे हैं। तो जो पहले सेकंड पे वो कवर किए वो 10 मीटर कवर किए,
फिर दूसरे सेकंड में वो 100 मीटर कवर कर दिए, और जब वो तीसरे सेकंड पे आए वो 5 मीटर किए, जब वो चौथे सेकंड में आए वो 90 मीटर किए, जब वो 5वें मीटर पे आए वो फिर से 10 मीटर किए। ऐसे करके उन्होंने किया। तो अब आपको जब मैं बताऊंगा इनमें से लोएस्ट वैल्यू क्या है, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। 5 वैल्यू हैं, तो आपने बता दिया कि ये 3 के साथ 5 का जो है कम वैल्यू आता है, बाकी सब में ज़्यादा वैल्यू आते हैं। लेकिन जब मैं आपको ये वैल्यूज अगर कुछ लाखों में दूँ, अगर इस वैल्यू को हम लोग कहीं गुना दें यानी कि 100 सेकंड के दें, तो आपको हर एक सेकंड को देखना पड़ेगा, फिर आपको पता करेंगे कि आप कौन सा वैल्यू लो है, आप ये चेक करेंगे। लेकिन जब ग्राफ की बात आती है तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में हम लोग एक रिलेशन प्लॉट करते हैं। कैसे रिलेशन प्लॉट करते हैं, ये भी एक कार्टेशियन सिस्टम का हेल्प से ही होता है। कैसे होता है, अगर ये कार्टेशियन सिस्टम है तो हम क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर किया था, हम पहले एक टाइम ले लेंगे, इस तरफ हमने टाइम ले लिया, ये टाइम है और ये है डिस्प्लेसमेंट। पहले तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ऐसे लाखों n सेकंड तक हम चले गए। फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ ऐसे ग्राफ हमको मिला, चलो मान लेते हैं कुछ ऐसे ग्राफ मिले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे टच किया है वो है ये वाला पॉइंट। तो आप यहाँ से देख के बता पाएंगे कि ये 4 सेकंड पे सबसे ज़्यादा कवर किए थे। तो ग्राफ की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे डाटा जो हो जाते हैं हम उसको एनालिटिकली हम देख के नहीं बता सकते। तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ही आसान सा बन जाता है हमारे लिए स्टडी करने के लिए। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जो होता है, आजकल तो स्टॉक मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो स्टॉक मार्केट होता है उनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर वो बताएंगे ये कंपनी ने इतना कमाया हर साल, उसका एनालिटिकल डाटा दिखाएंगे तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है आजकल। इसलिए उस पर ग्राफिकल स्टडी किया जाता है ताकि आप स्टॉक को आराम से समझ सके। हम पढ़ेंगे फिर ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे ग्राफ में, जितना हमको जरूरत है फिजिक्स में हम उतना ही पढ़ेंगे। हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ में क्या देखेंगे, हमने अभी भी किया था कि स्लोप इसमें क्या होता है, हमने x2 और y2 दो पॉइंट माने थे। हमने x2 और y2 दो पॉइंट माने थे, यानी कि इसका पॉइंट हमने x1, y1 लिया था और इसका पॉइंट x2, y2 लिया था। और इससे हमने स्लोप क्या निकाला था, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इसका स्लोप निकालना सीख लीजिए। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा की मदद से निकाल सकते हैं या फिर y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करके निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। जब एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो x एक्सिस के साथ, तो ये कितना एंगल बना रहा है x के साथ, थीटा कितना है इसका 0 डिग्री है, क्योंकि x भी ऐसा है और ये भी ऐसा ही है। यानी कि यहाँ पे जो tan 0 डिग्री है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो इसका जो स्लोप है वो 0 डिग्री बनेगा। जब ये ग्राफ y एक्सिस के साथ पैरेलल है तो तब ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है इनडेफिनाइट, यानी कि इसका स्लोप जो है वो इनडेफिनाइट होगा। यानी कि जब ये स्लोप ये जो स्ट्रेट लाइन है खड़ा होगा तो उसका जो स्लोप बनेगा वो इनडेफिनाइट स्लोप बनेगा। स्लोप का मतलब होता है ढलान, मतलब ये कितना ढल रहा है। अब जब ऐसे हो तो उस पर कोई ढलान ही नहीं होता, वो इनडेफिनाइट होता है, उस पर आप चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब 90 डिग्री पे होता है तो उसका जो स्लोप आता है वो इनडेफिनाइट आता है। और ये जो स्लोप है ये ढलान इस पर कुछ है ही नहीं, इस पर 0 ढलान है, यानी कि इसका स्लोप 0 है। तो ये हो गया स्लोप निकालने का एक तरीका। फिर हम लोग करते हैं बात इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में। इक्वेशन हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये 3 स्ट्रेट लाइन हम लोग लिए हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये लिए हैं, एक एक्स एक्सिस ऊपर, ये वाई एक्सिस नीचे, और ये ओरिजिन से पास करते हुए। तो एक ओरिजिन से जब पास कर रहा है इसको हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट। अब ये पॉइंट की दूरी हम लोग मानते हैं x, y। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देखेंगे, ये है y और ये है x। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं जो स्लोप यहाँ का है, ये ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय x, यानी कि y इक्वल्स टू tan थीटा x। और हमें आसान होने के लिए हमने tan थीटा का नाम कुछ अजीब दे के हम लोग m नाम दे देते हैं, और इसका मतलब होता है स्लोप, कोई नहीं नाम पे ही चेंज है। तो y इक्वल्स टू mx हो गया इसका इक्वेशन जब ये ओरिजिन से पास करता है। लेकिन जब ये कुछ ऊपर से जाएगा, ये कुछ हमने c मान लिया और इसको कुछ हमने माइनस c माना, नीचे वाले को माइनस c, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है। तो सेम चीज़ है, जब ये ग्राफ कुछ ऊपर में होगा, यानी कि कुछ ये इंटरसेप्ट पार करके फिर ग्राफ बनाता है, तो तब हम इक्वेशन अब क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन mx प्लस c लेंगे, यानी कि इसका इक्वेशन जो होगा mx प्लस c होगा, इसका होगा y इक्वल्स टू mx, और ये जो ग्राफ बनेगा इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू mx माइनस c, क्योंकि y नीचे थोड़ा सा है। तो ये हमारे ग्राफ इक्वेशन हो गए स्ट्रेट लाइन के।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, स्लोप निकालना है, यानी कि आपको सिंपली ये tan थीटा पूछा गया। पहले ग्राफ का tan थीटा और सेकंड ग्राफ का tan थीटा में आपको रिलेशन निकालना है। सबसे पहले tan 30 होता है पहले ग्राफ का स्लोप, जो कि 1/√3 होता है। अब इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, क्योंकि ये एंगल हमें पता नहीं है, हमें पता है ये 30 डिग्री है, ये भी 30 है, और ये टोटल जो है 90 डिग्री है। अगर 90 से हम ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 30 + x + 30 = 90, यानी कि x = 30, यानी कि ये छोटा सा जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो ये 30 और ये 30 मिलकर 60 डिग्री बनाएंगे, यानी कि ये जो स्लोप 2 है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, √3। अब स्लोप 1/स्लोप 2 = 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, जिसका वैल्यू होगा 1/√3 इंटू 1/√3, यानी कि इसको आप ऐसे मान के कर सकते हैं √3/1, यानी कि ऊपर जाकर 1/√3 बनेगा। तो 1/3 इसका स्लोप बनता है। ये जो रेशियो है इसका क्या आता है, वैल्यू 1/3। इसके बाद आते हैं ग्राफ बनाते हैं। एक y और x एक्सिस के बीच में एक रिलेशन हमको दिया गया है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं और एक ग्राफ का रिलेशन, एक इक्वेशन दिया गया है जिसके ऊपर हमको ग्राफ बनाना है। इसमें क्या दिया गया है, y = mx + c के फॉर्म पे दिया गया है। क्या दिया गया है, m क्या दिया गया है, √3, यानी कि इसका जो स्लोप है वो 60 डिग्री है, क्योंकि √3 का वैल्यू जो होता है वो tan 60 डिग्री होता है, कि स्लोप कुछ 60 डिग्री स्लैंट हुआ है। और ये स्लोप जो है ओरिजिन से पास नहीं करता, क्योंकि इस पर कुछ इंटरसेप्ट भी दिया गया है, यानी कि इसका इक्वेशन क्या होगा, कुछ ऐसे शुरू होगा, और जो ये वैल्यू होगा वो कुछ 4 होगा, और इसका जो स्लोप है ये 60 डिग्री से शुरू होता है, यानी tan 60 √3। तो हम इसका इक्वेशन ऐसे करके हम लोग ये ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है एक तरीका ग्राफ को ड्राइंग करने का। फिर आते हैं और एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड थीटा फॉर इक्वेशन। अब हमको थीटा निकालना है। इक्वेशन क्या दिया गया है, √3y = x - 4। हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी कि y = mx + c में लेके जाते हैं। यहाँ पे तो y है नहीं, तो हर तरफ से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे √3 से। तो √3y/√3 x/√3 - 4/√3। तो हर को हमको √3 में डिवाइड कर दिए। तो ये क्या बना, y = 1/√3x - 4/√3। हमको यहाँ से c का वैल्यू मिल गया -4/√3, और m का वैल्यू मिल गया हमें 1/√3। m = 1/√3, यानी कि m क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा = 1/√3, या दैट इम्प्लाइज थीटा = 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री 1/√3 होता था। हम यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब एक नोट हम लोग समझते हैं इसके बारे में। इफ 2 स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। अगर दो स्ट्रेट लाइन अपने आप में परपेंडिकुलर हों तो उनके जो स्लोप होंगे वो उनको हम प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे उनके स्लोप को, तो उसके जो प्रोडक्ट के वैल्यू आएंगे वो होगा -1। तो उसको हम लोग एक बार प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको आप रट्टा मार के याद कर लीजिए। और इसको कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। ये एक कार्टेशियन सिस्टम है जहाँ पे 2 लाइन है, ये एक लाइन है और एक लाइन है, और इन दोनों के बीच में हम लोग एंगल कितना माने, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप हम निकालेंगे। पहले वाले का स्लोप कैसे निकालेंगे, हम इसको मान लेते हैं थीटा, इसको हम लोग थीटा मानेंगे। तो इसका जो स्लोप है वो कुछ tan थीटा आएगा। अब सेकंड वाले का स्लोप क्या आएगा, सेकंड वाले का स्लोप आएगा यहाँ से पहले तो ये थीटा होगा और ये 90 डिग्री, यानी कि इसका जो स्लोप आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, tan 90 + थीटा आएगा। इसका जो स्लोप आएगा tan 90 + थीटा, यानी कि m1 जो है वो tan थीटा है, और m2 जो है वो ये tan 90 + थीटा है, m1 और m2। और अभी हमने पढ़ा था जब हम फंक्शन चेंज के बारे में पढ़ रहे थे, अगर tan 90 + थीटा आता है तो हम इसको चेंज करेंगे कॉट के फंक्शन में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होता है, इसकी वजह से ये नेगेटिव वैल्यू आएगा और ये थीटा होगा। तो हमको m2 मिल गया और m1 मिल गया। अब हमको m2 और m1 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू -cot थीटा, और जो tan थीटा का वैल्यू होता है 1/cot थीटा ही होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा = -cot थीटा के मल्टीप्लाई, cot कटेगा तो बचेगा कितना, -1। तो प्रोडक्ट जब भी हम निकालेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन की अगर स्लोप की परपेंडिकुलर हम लोग निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा -1, हमेशा -1 आएगा। इसको आप याद रख लीजिए, ये नोट बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ नहीं, एक इक्वेशन होता है, आप इसको समझ लीजिए। अब जो भी ग्राफ आएंगे उसको बस आप 2-2 मिनट में खत्म कीजिए और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिस पे हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही जरूरी है फिजिक्स के लिए।
फिर आता है इसका इक्वेशन होता है एक्स वाई इक्वल्स टू के यानी कि कांस्टेंट। तो ये एक इक्वेशन होता है और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर देंगे इस तरीके से ग्राफ कैसे बनता है। चलिए मान लेते हैं एक इक्वेशन हमको दिया गया है एक्स वाई इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/y। अब हम x और y का वैल्यू लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं, x और y का वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जब इसको 0 लिया तो y मिला इन्फानाइट, और जब हम इसको 100 लेते हैं तो इसका वैल्यू 0.01 मिला। फिर जब 10 लिए तो 0.1 मिला, और जब इसका वैल्यू 1 ली तो इसका वैल्यू भी 1 मिला। तो इसको हम लोग जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, कैसे प्लॉट करेंगे इसको, एक बार छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं x और y। जब x 0 है तब y इन्फाइनाइट है, यानी कि इधर है पॉइंट। जब x 100 है, यानी कि x 100 है तो x को 100 यहाँ पे मानते हैं, x 100 है तो y 0.1 है, 0.01 है। जब x 10 है तब y 0.1 है, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा है। जब x 1 है तो ये 1 है। तो यहाँ से हम लोग जब इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से, पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा, यानी कि इसको अच्छी तरीके से बनाएं तो कैसे बनेगा ये, कुछ लाइन इस तरीके से बनेगा। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद चलते हैं पैराबोला के ऊपर। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला का 4 ग्राफ बनेंगे, हमने 4 ग्राफ यहाँ पे पढ़ने हैं। तो 4 ग्राफ हम लोग उससे पहले हम लोग 4 ऐसे सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैराबोला करेंगे, जो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू kx², यानी कि कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। फिर आएगा और एक इक्वेशन जिसको बनेगा y इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx², यानी कि ये ऐसे बनेगा। ये x है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये कुछ त्रिशूल टाइप का ग्राफ बनेगा। फिर आता है और एक ग्राफ जो x इज इक्वल टू ky² होता है, यानी कि y पॉजिटिव में होता है, तो ये बनेगा। फिर आएगा x इक्वल्स टू माइनस ky²। ये सारे ग्राफ को आपको याद रखने हैं। आपको इतना बस याद रखना है कि ये इसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस फॉर्म में होता है। इसके बाद आते हैं सर्कल जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है। सर्कल सबसे पहले कुछ ऐसा दिखता है जिसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस हमने a मान लिया, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो x² प्लस y² इक्वल्स टू a² होता है। ये होता है सर्कल का इक्वेशन। इसके बाद क्या है, एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। एलिप्स क्या होता है, कुछ इस तरीके सा डायग्राम होता है जिसका 2 एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। जो ये होता है मेजर एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस। और जब इसका आधा लेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस और ये आधा लेंगे तो सेमी माइनर एक्सिस। इसको हम लोग ए और बी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग ए और बी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल डीके। अब एक्सपोनेंशियल डीके कैसे ग्राफ बनाता है, एक्सपोनेंशियल डीके कुछ लगभग बनाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे, लेकिन ये थोड़ा सा स्टीप होता है, यानी कि ये ज़्यादा ही कर्व होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है वो कुछ इस तरीके से कर्व बनाता है, और ये है कुछ इस तरीके से कर्व बनाएगा, यानी कि ये जो है ये कभी इसको टच तो नहीं करेगा, लेकिन ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। ये ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। ये होता है एक्सपोनेंशियल डीके। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m देन ड्रॉ ग्राफ बिटवीन ke एंड p। अब जब हमको इन दोनों के बीच पर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, तब ये जो है ये कांस्टेंट है, ये हमको कांस्टेंट मानना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। हमको किसके जैसा दिख रहा है, अगर हम k को y एक्सिस पे लें और इसको अगर हम x एक्सिस पे लें तो हमको दिख रहा है ये पैराबोला जैसे। अब पैराबोला का डायग्राम कैसे बनता है वो पहले हम लोग बना लेते हैं। पैराबोला का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये रहा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए ये जो ग्राफ बनेगा इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरफ का ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। हमने क्या किया है, x पे p को लिया है और यहाँ पे लिया है काइनेटिक एनर्जी को। तो ये बनता है ग्राफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ p² के बारे में। कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, लेकिन नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, इसलिए हम नेगेटिव में इस ग्राफ को नहीं बनाएंगे। उसके बाद चलिए ड्रॉ करते हैं y और
एक्स 1/x के ऊपर ग्राफ। तो हमें पता है ये इक्वेशन दिया गया है, x इक्वल्स टू 1/y भी लिख सकते हैं इसको। तो ये इक्वेशन हमने निकाला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। लेकिन हमको x और y के बीच में ग्राफ नहीं बनाना, हमको बनाना है x और हमको बनाना है x और y, यहाँ बनाना है y और 1/x के ऊपर ग्राफ बनाना है। तो ये क्या करेंगे, हम ये 1/x को c मान लेते हैं। चलिए हम लोग 1/x को c मान लिए। अब हम लोग जब इसको ऐसे लिखेंगे ये c, तो ये कैसे दिख रहा है, y इक्वल्स टू c, यानी कि जब y 1 होगा तब c भी 1 होगा, जब ये 2 होगा तब ये भी 2, ये भी 3। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट बना रहे हैं जिसका ओरिजिन से लेकर पास आउट है। तो ये कुछ ऐसे कुछ डायग्राम बनेगा, इसका कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y और c के बीच में जब लिख रहे हैं, अगर 1/x को हम लोग भूल जाते हैं और c के बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। और बस नाम ही चेंज किए हैं तो इसको फिर से हम लोग चेंज करके 1/x लिखेंगे। तो क्या बनेगा, y और 1/x से जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। और ये जो ग्राफ बनता है ये x और 1/y के बीच में बनता है, लेकिन कब बनेगा, जब यहाँ पे हम लोग x एक्सिस लेंगे। यहाँ पे हमने x एक्सिस नहीं लिया, यहाँ पे हमने 1/x एक्सिस लिया है। तो ये ऐसे चेंज हो रहा है। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इसके DPP को लगा सकते हैं, और जो भी दिक्कत है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस आपकी दिक्कत मतलब प्रॉब्लम को आप पोस्ट कर दीजिए, हम 24 आवर में हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है ये बताया गया है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ एज शोन इन द फिगर एट पॉइंट्स 1, 2, 3 इज m1, m2, m3 रेस्पेक्टिवली। देन तो हमें ये सोचना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है टेंजेंट या फिर tan थीटा या फिर जो y2 मतलब y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। तो हम अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होता है जो एक पॉइंट को टच करता है। फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक टेंजेंट जब ड्रॉ किया, ये टेंजेंट है कुछ इस तरीके से, परफेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे हम, लेकिन एक ऐसा लाइन होना चाहिए बस पॉइंट को टच करके ही निकलना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट को टच करके ही निकल रहे हैं। तो ये कुछ एंगल बनाएंगे, ये कुछ θ1 एंगल बनाएगा, ये कुछ θ2 एंगल बनाएगा, ये कुछ θ3 एंगल बनाएगा। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं जो θ3 एंगल है वो बड़ा है θ2 और θ1 से। तो जब tan थीटा क्या होता है, जब थीटा बड़ा होता है तो tan थीटा भी बड़ा होता है। तो tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, यानी कि m3 स्लोप इज ग्रेटर देन m2 स्लोप इज ग्रेटर देन m1। ये हो गया इसके ऊपर डिस्कशन। अब हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा था डॉग कैचेस वाला, हम वो सॉल्व करते हैं। डॉग कैचेस, ये रहा वो क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए डॉग वांट्स टू कैच ए कैट, द डॉग फॉलोज द पाथ इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल 0। ये कुछ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। व्हाइल द कैट फॉलोज द पाथ ऑफ इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल्स टू 8, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ द कैचिंग कैट आर। यानी कि हमको ये ग्राफिकली पहले तो समझना है कि ये एक्चुअल में एक पूछ क्या रहा है। पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे ये जो कुत्ता यानी कि डॉग, ये कुछ इस स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहा है, और जो बेचारा कैट है वो सर्कल में फॉलो कर रहा है। यानी कि इसमें कुत्ता जाएगा और इस पे आएगा कैट, ये अपना कैट ऐसे फॉलो कर रहा है, ये कुत्ता ऐसे जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पे वो डॉग है जो कैच कर पाए कैट। तो हम इस पॉइंट का नाम देते हैं x1, y1। अब हम इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं कि y इक्वल्स टू x है, क्योंकि y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से हम y1 इक्वल्स टू x1 भी समझ सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं x1 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हम लोग लिख सकते हैं। जब लिखेंगे तो x1 y1 तो सेम है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं। यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हमको मिलता है 4, तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। हमको x1 का जो वैल्यू है वो +2 भी हो सकता है, और x1 का वैल्यू जो हो सकता है -2 भी मिल सकता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो x1 इक्वल्स टू y1 हमेशा रहना चाहिए, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर x1 +2 है तो y1 भी +2 होना चाहिए, और x1 अगर -2 है तो y1 -2 होना चाहिए। तो ये जो डॉग है उसके दो पॉसिबल पॉइंट है, या तो वो 2,2 पे कैच करेगा या फिर -2,-2 पे कैच करेगा। तो ऐसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। हम डीपी में क्वेश्चन दे देंगे, आप उनको सॉल्व करके ये सारे चैप्टर में डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।